और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास के कौन-कौन से चरण हैं, मैं आज उन चीज़ों पे चर्चा करूँगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि यह वीडियो जो है वो केवल रिवीजन और क्रैश कोर्स के लिए है। यदि आपने इतिहास को पढ़ रखा है, आप कम समय में उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वीडियो में 1 से 2-3 वीडियो में आप पूरा आधुनिक भारत को पढ़ लेंगे। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, जो कंपनी के शासनाधीन अधिनियम बने, उनका बहुत योगदान रहा भारत के संवैधानिक निर्माण में। और हम पढ़ लेते हैं क्रम वाइज। तो पहला जो आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, याद रखिएगा किसके द्वारा पारित किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ये क्यों पारित किया गया, क्योंकि उसमें कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी और व्यापार के साथ वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, कुप्रशासन कर रहे थे। क्योंकि भारत में पहली बार जो कंपनी आई थी उसका कोई उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था, केवल व्यापार करना था। और वहां के व्यापारी यहाँ पर भ्रष्टाचार कुप्रशासन कर रहे थे, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे थे। इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। इसमें प्रावधान क्या था, उस समय 1764 के जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था व्यापार पर पूर्ण रूप से। तो उसमें मद्रास प्रेसिडेंट, बम्बई प्रेसिडेंट, बंगाल में कलकत्ता प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंटों का निर्माण किया गया। और बंगाल का जो गवर्नर वहां बनाया गया। ठीक है, उन तीनों को का नियंत्रण बंगाल के जो अंग्रेजी क्षेत्र थे, यानी जितने भी भारत में अंग्रेजी क्षेत्र थे, तो बंगाल का जो गवर्नर था, उनका जो नियंत्रण था वो सीधे बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। और इन सब विरोधों को के लिए आसान बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत, किस कंपनी शासन अधिनियम के तहत की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अब लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या बनता था, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो गई। अभी तक क्या था, अभी तक कंपनी थे खुद नियंत्रण कर रही थी, अब धीरे धीरे सरकारी मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो गई। ठीक, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इनके राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग तरीके से नियंत्रित किया जाने लगा। किस किस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है, 1786 का अधिनियम देख लेते हैं। गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद को निर्णय लेने और उनको रद्द करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उसमें बंगाल को, उसको अपने जो परिषद उसकी बनी हुई थी कंट्रोलिंग वाली, तो उसमें जो वो निर्णय ले सकता था और कोई भी प्रावधान थे उनको अपनी परिषद के उनको रद्द भी करने का और उन्हें लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं चार्टर एक्ट 1813। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एकाधिकार का मतलब कि केवल कंपनी ही व्यापार करेगी, कंपनी के लोग ही व्यापार करेंगे। ठीक है, तो अन्य कंपनियां भी ब्रिटेन से आकर यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। ठीक है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश पर राजस्व नियंत्रण का भी अधिकार दे दिया गया। पहली बार शिक्षा पर खर्च यानी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए किस अधिनियम के तहत गया, चार्टर एक्ट 1813। आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा पर पहली बार सरकार ने कब से खर्च करना शुरू किया, तो चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट के तहत। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी के सभी वाणिज्यिक जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किए गए, तो 1833 के तहत। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किसके तहत किया गया, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था और कानून बना सकता था। ठीक है, जो अभी तक पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, हेस्टिंग्स। ठीक है, अब वो पूरे समूचे भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है, और हमने आपको बताया था कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बने थे। और केवल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और फिर हमने आपको बताया था कि प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य मैकाले सर्वोत्तम विधि सदस्य स्वीकार। तो अभी तक क्या था कि अब कानूनी सदस्य भी गवर्नर जनरल के साथ में रहेगा। और प्रथम गवर्नर जनरल के साथ में कानूनी सदस्य शामिल होने वाला इंसान कौन था, तो लॉर्ड मैकाले। पिट्स इंडिया एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है वो निश्चित कर दिया गया और किसके द्वारा दिया जाएगा, सरकार द्वारा। अभी तक वो मुनाफा कमा के अपने आप ही सब करते थे। धन कंपनी देगी। ठीक, कौन कंपनी देगी, धन कंपनी देगी। और वेतन किसके द्वारा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा। डायरेक्टरों की संख्या जो 24 थे उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18। और जो 6 थे वो क्राउन द्वारा, क्राउन यानी जो ब्रिटिश के राजा होते थे, महाराज होते थे, महारानी होती थी, उनके द्वारा 6 मनोनीत किए जाते थे, किसमें, नियंत्रण बोर्ड में। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी, 1857 की क्रांति के बाद में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको कहा गया भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया था, भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था कंपनी से छीनकर, आपसे पूछा था कि कंपनी से पूर्ण रूप से शासन छीनकर कब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, तो 1857 की क्रांति के बाद में भारत सरकार का अधिनियम 1858 आया। तो उसमें कंपनी से क्या छीन लिया गया, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण और ब्रिटिश राजमुकुट को प्रदान कर दिया गया, ब्रिटिश के राजा उसको नियंत्रित करेंगे। और वहां पे नियुक्त की गई भारत सचिव की, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार किसको प्रदान कर दिए गए, भारत के सचिव को। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, वायसराय। अभी आपने पढ़ा कि बंगाल का गवर्नर जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी पे नियंत्रण रखता था, लेकिन था वो कहाँ का, बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर देखिए अभी आपने पढ़ा कि चार्टर एक्ट 1833 का जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अब देखिए 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल कर दिया गया वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन होता था, भारत का सचिव या वायसराय।
अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश कंपनियां जो होती थी वो अधिनियम लेके आती थी, लेकिन अब ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन अधिनियम आए, तो पहला था भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो वायसराय को आपातकाल में, यानी वायसराय जब आपातकाल की स्थिति होगी, जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी वो आपातकाल की स्थिति थी, तो ऐसी स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक, अध्यादेश लागू करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई, लेकिन ये अध्यादेश 6 माह तक ही रहेगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने और लागू करने की शक्ति किस भारत शासन अधिनियम के तहत दी गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, इस तरीके से कूट भी बनते हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, सही गलत करने का भी आता है। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की, परिषद जो परिषद बनी थी को कानून बनाने की शक्ति, जो कानून पहले ब्रिटेन से बन के आते थे और यहाँ लागू होते थे, अब यहाँ परिषद जो बनाई गई थी उसको भी अब कानून बनाने की शक्ति भारत में प्रदान कर दी गई थी। और हमने आपको बताया था प्रथम जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और ये विभागीय प्रणाली इनको सौंप दी गई। वायसराय को कार्यकारी परिषद का विस्तार भी करने का अधिकार किसको हो गया, वायसराय को। अपने अनुसार वो अपने सहयोगों को घटा बढ़ा सकते थे। ठीक है, बंबई प्रांत तथा मद्रास प्रांत को पुनः अधिकार प्रदान कर दिए गए अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने के। यानी अभी तक क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन रहती थी बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, अब वहां पर भी क्या अधीन तो रहेंगे सचिव के, लेकिन बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने और संशोधन करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसके तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अब लोग पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। अब देखिए विधानमंडल, आपने पढ़ा होगा विधानमंडल और विधानसभा, तो विधानसभा जो विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया। जैसे नहीं अपने यहाँ विधानसभा में जो हमारी 2 परिषद होती हैं, एक होती है विधान मंडल, एक होती है विधान परिषद। तो ठीक है, तो उसपे जो हमारा उच्च सदन होता है तो उसको क्या होता है, अपना बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान होता है। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। समिति एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का भी सिद्धांत स्वीकार किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया किस शासन अधिनियम के तहत, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक, अब भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो इसे 91 में मार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था, अब ये बहुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, तो आपसे पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी, तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार इसमें भी नहीं दिया गया था। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखो प्रसिद्ध कथन है जो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में गांधी जी ने कहा है इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, किस एक्ट ने, मिंटो मार्ले सुधार 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। रेमजे मैकडोनाल्ड ने इसके बारे में कहा यह सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा अल्पकालिक समझौता है। ये कथन याद रखना, किसने कहा और किसके प्रति कहा। ठीक है, किसके प्रति कहा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रति कहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये देखो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किसके तहत किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो पहली बार उत्तरदायी शासन को शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन के शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किसमें किया गया, इसमें किया गया। प्रांतीय विषय विभाजित कर दिए गए 2 भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित। अब आपसे पूछा जाता है कि प्रांतीय विषय को किस अधिनियम के तहत विभाजित किया गया, किन रूपों में तैयार किया गया, तो आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, तो किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम का आधार क्या था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। अब लोग पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रावधान, गठन था, इसमें गठन किया गया भारतीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका गठन किसके तहत किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। द्वैध शासन प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया, जिसे 1919 अभिप्राय में 1929 भारत सरकार 1919 में इसमें लागू किया गया था। ठीक, और केंद्र में लागू रहा। स्वायत्तता प्रांतों को दी गई और स्वशासन प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान पर। ठीक है, गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ठीक है, विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया। आधार स्रोत क्या थे, भारत का जो आज संविधान आप देख रहे हैं जिसका ढांचा जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं 1935 का जो संवैधानिक जो आपका अधिनियम है ये इसका ढांचा है। ठीक है, द्विसदनीय, केवल केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन की व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा प्रांतों में कर दिया गया और स्थापना की गई फेडरल न्यायालय की। और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का कथन है एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, किसके बारे में कहा गया, 1935 अधिनियम को। गुलामी का अधिकार 1935 अधिनियम को। दास्ता का आज्ञा पत्र 1935 के अधिनियम को ये कहा गया है। अनुदेश प्रपत्र अंतर्दृष्टि, ठीक है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में समाविष्ट भारत संविधान 1950 में। ठीक है, कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था एक तो 1916 में हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सब लोग और नरेंद्र गरम दल जो आपस में सम्मिलित हो गए थे। ठीक, और एक ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में। प्रश्न पूछा जाता है कि 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। ठीक है, और इसी में ये 1935 का जो अधिनियम था इसको अस्वीकृत कर दिया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, हम लोग आजाद हो रहे हैं, तो इसमें कहा गया अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों में इसकी स्थापना की जाएगी। जो ये अधिनियम क्या कह रहा है, जो अभी तक जो अविभाजित भारत था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा और 2 भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो जाएगी। यानी जो उसमें क्या था, भारत में रियासतें थी और जो अंग्रेजों के अधीन थी, कुछ महाराजाओं के अधीन थे, उनको स्वतंत्रता दे दी गई। कब से, 15 अगस्त 1947 से। उन्हें कहा गया कि वो अपनी इच्छा अनुसार भारत तथा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं, उन पर ब्रिटिश संप्रभुता का अब कोई अधिकार नहीं है। दोनों
राज्यों की संविधान निर्माती सभा को संविधान बनाने का अधिकार है। जो भारत और पाकिस्तान जो अलग हुए हैं, इनको अपनी संविधान सभा बनाकर संविधान बनाने का अधिकार है। ठीक है, दोनों राज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता है। वो चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहे, चाहे तो स्वतंत्र हो जाए। और भारत का जो राज्य का सचिव पद था, जो 1858 के भारत वो अधिनियम के तहत आया था, वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब लोग विविध पढ़ लेते हैं। अरुणा आसफ अली के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय मुसलमान थी, राष्ट्रवादी मुसलमान थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका मूल नाम था अरुणा गांगुली, यानी बंगाली ब्राह्मण। ठीक है, 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की महिला संगठन करता थी। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, बड़े वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और नेता गिरफ्तार ना हो जाए, जब अंग्रेज उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने भूमिगत होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और महिलाओं को संगठित किया, यानी महिला संगठन करता थी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन की गठन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 1958 में आजादी के बाद दिल्ली की मेयर निर्वाचित हुई, और प्रकाशक इन्होंने एक समाचार पत्र पेट्रियाट समाचार पत्र इनका था, और लिंक इनकी पत्रिका थी। ये मिलान करने के लिए आपको आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आधुनिक भारतीय इतिहास का विविध पढ़ लेते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? मोहम्मद अली जिन्ना को। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि देखो भैया, भारत आजाद हो रहा है, पाकिस्तान विभाजित हो रहा है, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों में, तो उसके जिम्मेदार लॉर्ड माउंटबेटन है, ब्रिटिश सरकार नहीं है। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहास कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर में आयोजित हुआ 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया 1961 में। ठीक है, आपको हमने बताया था ना शुरुआत वाले वीडियो में कि पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले थे, सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, 1858 कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्नातक किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत में 1957 में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई केरल में। ठीक है, कब हुई? 57 में। कहाँ हुई? केरल में। कौन सी सरकार स्थापित हुई? साम्यवादी सरकार। 1866 में उड़ीसा में पड़े एक भीषण अकाल को कहा गया प्रकोप ऑफ समुद्र। ठीक है, उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई थी सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। और आपने मूवी देखी होगी RRR, देखी होगी ना, उसमें तो वहाँ पे पिंडारियों का अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध दिखाया गया है, तो 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में पिंडारियों के बीच 3 प्रमुख नेता थे, चित्तू, वसील मोहम्मद तथा करीम खान। याद रखिएगा। ठीक है, 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया। इस प्रकार के प्रश्न केबीसी में पूछे जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, और ये क्वेश्चन बहुत ही मोटी रकम के लिए पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई 1896 को कहाँ? बंबई में वाटसन होटल में। मार्वल एक सीरीज चलती है हॉलीवुड में सुपर हीरोज वाली मूवी के लिए। मार्वल है, डिज्नी है, और है, याद नहीं आ रहा इसमें के नाम से भारत में पहला सिनेमा चला। कौन सा? मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया, और ये आयोजित किया गया था ल्यूमिere बंधुओं द्वारा, और वो कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकटतम संबंध स्थापित करने का प्रतिज्ञा बाल गंगाधर तिलक ने। जय जवान जय किसान का नाम प्रसिद्ध नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। अब बढ़ते हैं भारत का आर्थिक विकास। भारत का आर्थिक विकास में 2 महान नेताओं का बहुत योगदान रहा है। गांधी जी, इन्होंने लघु कुटीर उद्योगों के लिए विकास पर बल दिया, और जवाहरलाल नेहरू भारी उद्योगीकरण, इन्होंने उद्योगीकरण को बल दिया। ठीक है, अब लोग बढ़ते हैं राइट बर्डर्स बिल्डिंग कहाँ है? कलकत्ता में। ये भी केबीसी का क्वेश्चन इस तरीके से पूछ जाते हैं। कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। कौन सी? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राइटर्स बिल्डिंग। ठीक है, निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइटर्स के लिए, और इसका जो निर्माण कराया थॉमस लियोन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है केबीसी में। राइट बिल्डिंग का जो वास्तविक कौन थे? थॉमस लियोन। इनसे संबंधित आप प्रश्न बना लीजिएगा। स्वतंत्र भारत से संबंधित कुछ पत्र पुस्तिकाएं पढ़ लेते हैं, उनके लेखक पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं अमार सुनार बंगला गीत। अमार सुनार बंगला गीत, ठीक, इसकी रचना जो हुई 1905 में हुई। किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और ये जो कब की थी? बंग भंग आंदोलन के दौरान। बंग भंग आंदोलन 1905 में चल रहा था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में 1906 में स्वदेशी आंदोलन चला था, हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था। संगीत इसको गाया है गगन हरकारा। ठीक है, गगन हरकारा का गीत थे अमी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। किससे है? संगीत जो है इसकी जो धुन है, जिसके बोल हैं, वो गगन हरकारा के गीत है, उनका अमी कोढ़े पाबो तारे से प्रेरित है। ठीक है, इसके जो प्रथम 10 पंक्तियां हैं, शुरुआत की जो 10 पंक्तियां हैं, 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। अंग्रेजी अनुवादक इस गीत के कौन है? अमार सुनार बंगला के सैयद अली एहसान। कौन है? सैयद अली एहसान। अब लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी की पुस्तकें। महात्मा गांधी की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है स्वराज, हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज। इसकी जो मूलता भाषा कौन सी है? गुजराती। और इन्होंने इसी पुस्तक में ब्रिटिश सांसद की तुलना किससे की है? बांझ और वेश्या से। किससे? बांझ और वेश्या। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश सांसद की तुलना बांझ और वेश्या से की है? तो हिंद स्वराज से। और किस भाषा में है? गुजराती। और एक इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी की गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यानी जो गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु है। ये भी पुस्तक से लिखी महात्मा गांधी ने। अब हम लोग कुछ पुस्तकें पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेखक, लेखिका और पुस्तक। महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यानी सच्चाई के साथ में मेरे अनुभव। किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। चित्रंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत केवल भारतीयों के लिए है। किसने लिखी? चित्रंजन दास। ठीक है, डीपी मिश्रा ने पुस्तक लिव इन एन एरा। ठीक, अरविंद घोष ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, भगत सिंह ने लिखी मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। ठीक है, मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता हूं, तो भगत सिंह ने पुस्तक लिखी है। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया लिखी है। ये स्टार बना हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीजन। राम मनोहर लोहिया ने क्या, ऐसा कौन है मतलब जिसकी गलती से इंडिया का विभाजन हुआ। ठीक है, डेमिनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी भारत आधी रात को स्वतंत्र हुआ था ना, तो फ्रीडम एट मिडनाइट ये लिखी है डेमिनिक लेपियर ने। एंड लेरी कांसिल ने। WA फेयर सर्विस ने लिखी द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया। अब देखो परीक्षा होगी दृष्टि से हम लोग देखते हैं, लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी दुर्गेश नंदिनी पुस्तक। कौन सी लिखी?
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है दुर्गेश नंदिनी। अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कई बार परीक्षा में पूछी गई है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है श्री भगवत गीता का रहस्य, ये भी ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। मनु बहन ने लिखी बापू माई ब्रदर। हम लोग छोटे छोटे थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, जैसे डोगा माई ब्रदर ब्रदर, तो इस तरीके से मनु बहन ने लिखी बापू माई मदर, ठीक, बल्कि होना चाहिए बापू माई फादर। राजा राम मोहन राय प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखे अवर इंडियन मुसलमान्स, ठीक है। वेलेंटाइन सिरोल ने लिखी इंडियन अर्नेस्ट, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि पूछी जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखी द इंडियन स्ट्रगल, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण ने लिखी टुवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यू टॉय ने लिखी स्प्रिंग्स टाइगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिवाइडेड इंडिया, ये भी पूछी जा चुकी है कई बार। माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखी कैप्टिव लेडी। सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। सचिंद्र सयाल ने लिखी बंदी जीवन। MC देवसहायम भारत की दूसरी स्वतंत्रता, ये लिखी इन्होंने। जनरल ब्रजमोहन कौल ने लिखी द अनटोल्ड स्टोरी। आपने भी एक मूवी देखी थी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ MSD, ठीक है। तो ऐसे ये जनरल ब्रजमोहन कौल ने लिखी द अनटोल्ड स्टोरी। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। रफीक जकरिया ने लिखी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग पढ़ लेते हैं राष्ट्र कवि मिथिलेश गुप्ता की रचनाएं। तो भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, ये इनकी 5 हैं, ठीक है। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ये ध्यान रखिएगा। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो सबको पता है।